हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है। फॉर्मल चार्ज, अच्छा, आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ने के लिए आपको ये याद है क्या कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, कार्बोनेट आयन ये था हमारे पास। ठीक है, और हमने इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, याद है क्या आपको? हमने कुछ ऐसा करके इसका स्ट्रक्चर बनाया था। है ना, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था कार्बोनेट आयन का। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में ना हमने ना इसके ऊपर ना -2 चार्ज देखा था कि भाई कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है ना। तो हमने क्या किया था, ब्रैकेट के बाहर हमने -2 लिख दिया था। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है -2। अब अगर हमको ये देखना हो कि इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज होगा, मतलब जैसे -2 तो पूरे मॉलिक्यूल पे है चार्ज। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मेरे को पूरे मॉलिक्यूल का नहीं जानना, मेरे को तो ना बस ऑक्सीजन का जानना है, एक एटम का, या मेरे पास तो बस मेरे को तो बस कार्बन का चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ठीक है। और इस वाली चीज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, मतलब एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है उसको हम फॉर्मल चार्ज बोल देंगे। ठीक है। तो अब हम, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कार्बन का ना, आप चार्ज बता दो कार्बन पे कितना चार्ज है, पूरे मॉलिक्यूल पे तो -2 है, आप कार्बन का बता दो कि कार्बन पे कितना है, तो उसको हम फॉर्मल चार्ज बोल देंगे। ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखना हमारे पास फॉर्मल चार्ज जब भी हमको किसी का फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेट एटम। भाई जिस जैसे मेरे को फॉर्मल चार्ज कार्बन का निकालना हो तो आइसोलेट हमको बस ये जो कार्बन है इसका इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेट एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे कितने लोन पेयर हैं और उन लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चाहिए होगा हमको। और -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है उनको हम आधा कर देंगे। ठीक है। तो अब जैसा अगर मैं बोल दूं कि मेरे को ना आप कार्बन का ना वो निकाल के फाइंड आउट करो इसका फॉर्मल चार्ज। ठीक है। तो वो कैसे हम निकाल लेंगे भाई? पहले तो हमको पता है कि इसके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कितने होते हैं, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है। अब सेकंड हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इस पे कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? कार्बन पे नहीं है, तो नहीं ना भाई। ऑक्सीजन पे है ना लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, पर कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है। तो हम इसको 0 बोल देंगे। -12 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। अब इसके बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है?
भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है क्या, है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, -4 to 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये -2 है, इसमें से मतलब ये -2 चार्ज है ये पूरे इस पे मॉलिक्यूल पे, इसमें से कार्बन पे 0 चार्ज है। आई क्या बात समझ में, मतलब जब हमारा फॉर्मल चार्ज हमने निकाला तो वो 0 आ गया, तो इसका मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। आई क्या ये बात समझ में। अब अगर मैं बोल दूं आपको कि आप ना इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल दो, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन फर्स्ट, भाई इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया और इसको थर्ड मान लिया, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के होते हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4, तो 4, ठीक है ना, -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये है इसमें 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 6 - 6 = 0। तो इसका इस वाले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो भी 0 आ गया, ठीक है। इसका फाइंड आउट कर ले अभी, है ना, फॉर्मल चार्ज O2। अब फिर हमको इस वाले का फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले फिर वही चीज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, ये है 6, ठीक है। और इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2, तो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई इससे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 6 - 7 = -1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया -1, ठीक है ना। इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -1। अगर हम बात करें थर्ड वाले की, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 पे, ऑक्सीजन 3 पे, है ना, इस पे भी सेम ही आ जाएगा। क्यों सेम कैसे आ जाएगा भाई, दोनों पे सेम ही तो चीजें हैं भाई। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है लोन पेयर, एज अ लोन पेयर, वो सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा, 6 - 6 1/2 = -1। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो हमको ना इस तरीके से ना इंडिविजुअल एटम का चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है, उसी को हम बोल देंगे फॉर्मल चार्ज। आई क्या ये बात समझ में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल चार्ज ना यूज कहाँ पे आता है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सुनो, हमने जैसा ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था कार्बोनेट आयन का, ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में मैं क्या करूं कि इस वाले ये जो लोन पेयर है इसका मैं बॉन्ड पेयर बना दूं, और जो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर है इसका मैं लोन पेयर बना दूं। भाई सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं ना, तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। आप सिंपल सी ये चीज देख लो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक कंपाउंड के या एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, अब उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाएंगे फॉर्मल चार्ज से। जिसके अंदर इंडिविजुअल एटम पे सबसे कम चार्ज होगा उसको हम बोल देंगे स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो हम, आप सिंपल ये याद रखना कि फॉर्मल चार्ज से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने फॉर्मल चार्ज यहाँ पे पढ़ा, है ना। ये वाली बात समझ में आ गई ना आपके, ठीक है। तो अभी हमारे पास हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन, है ना।
ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो जो हमारे पास ल्यूइस थे उन्होंने हमको क्या बताया था, उन्होंने हमको ये बताया था कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो एटम है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि मॉलिक्यूल का जब भी फॉर्मेशन होता है वो एटम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबिलिटी को देखने के लिए उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसको हम ऐसे बोल देंगे कि स्टेबल है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास लिमिटेशन में ये वाला, ये जो थ्योरी है ये वाली फेल इसलिए होगी क्योंकि वो तो ये बोल रहे थे कि ऑक्टेट अगर किसी का कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा, है ना। पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिल गए हमको जो मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल इसलिए बने होंगे ताकि वो स्टेबल हो सके। लेकिन मॉलिक्यूल तो है वो स्टेबल भी है ही, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। जैसे हमारे पास एक ये हो गया LiCl। भाई जब ये मॉलिक्यूल है तो स्टेबल है ये, लेकिन जब ये स्टेबल है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना। जैसे हमारे पास ये ऐसे होता है, अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे Cl के जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन लिथियम के तो नहीं कंप्लीट है ना यहाँ पे। आई क्या बात समझ में। ठीक है, लिथियम के 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कंप्लीट हो रहे, लेकिन अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लिथियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। भाई स्टेबल तो है ये, लेकिन इसके ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा। तो ये हमारे पास एक गलती होगी ऑक्टेट रूल की कि उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ही स्टेबल हो गया, है ना। और कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे ये है BeH2 बेरिलियम हाइड्रो। ठीक है, और एक है हमारे पास BCl3। ठीक है ना, अगर हम इसका देखें तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हाइड्रोजन का तो डुप्लीकेट पूरा होता है तो ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बी के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। जैसे अगर हम बी ये वाला बनाए, देखना यहाँ पे Cl के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस वाले के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस वाले के भी है, लेकिन इसके नहीं है ना। तो हमको ना कुछ ये चीज पता चली, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जो स्टेबल तो है लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनके कम रह गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, कम रह गई, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, कम रह गई, इसके भी कम रह गई, पूरे नहीं हुए। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हुए जिन पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसा हमारे पास एक ही है PF5 है। अगर हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास F है ना, उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन P के ना ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब P के पास 10 कंप्लीट, मतलब P के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 8 चाहिए थे ना, 8 से भी ज्यादा है इस पे। तो इस हिसाब से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है भाई, ज्यादा हो गए तो ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन जब कंपाउंड बना रखा है तो ये स्टेबल है। आई क्या बात समझ में। ऐसे ही इसका होता है।
देखना यहाँ पे जितने भी एफ हैं उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एस के ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी मैं इसको बोल दूँ कि ये स्टेबल नहीं है, लेकिन है तो स्टेबल ही है क्योंकि इसने कंपाउंड बना रखा है। एटम कंपाउंड ही तभी बनाते हैं ना जब वो स्टेबल हो सके, एटम मॉलिक्यूल तभी तो बनाते हैं ना जब वो स्टेबल हो सके। तो जब इसने मॉलिक्यूल बना रखा है तो स्टेबल है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसी H2SO4 का एग्जांपल देख लो। देखना ये H2SO4 का हो गया, है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ल्यूइस थे उन्होंने ये बताया था कि अगर एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है ना तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है मॉलिक्यूल, और अगर वो मॉलिक्यूल स्टेबल है ना तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हमको इतने सारे मॉलिक्यूल मिल गए ना, ये जो मॉलिक्यूल है पर इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, किसी के 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसी के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन होगी इसकी ऑक्टेट रूल की जो ल्यूइस थ्योरी आई थी। तो ये वाली यहाँ पे आगे थोड़ी गलत साबित होगी कुछ कंपाउंड में। अच्छा, एक तो ये वाली चीज़ होगी। एक सेकेंड पॉइंट भी था ये कि जब हमारे पास उन्होंने ना ये बोला था कि जो नोबल गैस है ना, नोबल गैस, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो पहले से ही स्टेबल है। जो नोबल गैस के जो नोबल गैसेस होती हैं वो ना स्टेबल होती है। तो अब अगर वो स्टेबल होती है तो वो क्यों कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही, वो क्यों मॉलिक्यूल बना रही भाई। जब उन्होंने बोल दिया था कि जब नोबल गैस स्टेबल है और जब वो पहले से स्टेबल है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों कर रही वो। जैसे हमारे पास ये है जीनोन फ्लोराइड, क्रिप्टोन फ्लोराइड, ये भी एक नोबल गैस है, ये भी एक नोबल गैस है, क्रिप्टोन की यार, ठीक है। तो जब ये पहले से ही नोबल गैसेस पहले से ही स्टेबल हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों कर रही है ना। तो हमारे पास एक रीजन ये हो गया। ठीक है, तो सम नोबल गैसेस आर फॉर्म कंपाउंड, कुछ नोबल गैस हमको ऐसी मिल गई जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और जबकि नोबल गैसेस स्टेबल होती है। तो इस वाली बात ने भी हमको ल्यूइस की जो थ्योरी थी उसको मानने से मना कर दिया, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, और एक ऑक्टेट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वो कुछ जो हमारे पास कंपाउंड है उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, मतलब या तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें या 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ। ठीक है, अब दो बात तो ये होगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ऑक्टेट रूल था या जो ल्यूइस थ्योरी थी, ये ना हमको ना मॉलिक्यूल की शेप भी नहीं बता पाया कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कैसी शेप होती है, ठीक है ना। तो हम इसको भी लिख लेंगे कि ठीक है, तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है। आई ना बात ये समझ में, ठीक है। तो एक बार अगर मैं रिपीट कर दूं, हमने अभी तक ना ये देखा था कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता क्यों है। तो सबसे पहले ल्यूइस ने आगे ये बता दिया था कि एटम अकेले रहना पसंद नहीं करता,
क्योंकि वो अकेला अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हमने पूछा कि भाई कि जैसा उसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो हमको पता कैसे चलेगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई किसी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर जितने भी एटम हैं, मॉलिक्यूल कई सारे एटम से मिलकर बना होगा, अगर उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको स्टेबल बोल देंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कई सारे एग्जांपल देखे, तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था उनका, तो हमने बोल दिया कि भाई ठीक है ये वाली थ्योरी सही है। लेकिन उसके बाद हमको कुछ एग्जांपल ऐसे मिल गए जो मॉलिक्यूल तो थे ही वो, लेकिन वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से ये वाली थ्योरी फेल होगी, है ना। ये वाली थ्योरी फेल इसीलिए हुई क्योंकि भाई ऑक्टेट रूल कुछ कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा ये होगा, उन्होंने बोला था कि कुछ नोबल गैसेज होती हैं जो कि स्टेबल होती हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है। लेकिन कुछ नोबल गैस ऐसी है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है जबकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो सेकंड रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्यों बना, ये तो बता दिया इन्होंने, ये तो बता दें कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ किस लिए, पर ये नहीं बता सके कि उसकी शेप कैसी थी, वो दिखने में कैसा था। आई ना ये बात समझ में? ठीक है, तो हमने इसके ऊपर 4 थ्योरी आई थी ना, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की 4 थ्योरी थी, तो एक थ्योरी हमने आज कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसकी लिमिटेशन देख ली, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।